हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है कि इसके दो पार्ट होते हैं, प्री प्लस पोजीशन यानी कि पूर्व की स्थिति, प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थिति। इसको हम एक इंट्रो के रूप में समझाते हैं कि प्रीपोजिशन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हिंदी में हम पूर्व शब्द कहते हैं, पूर्व शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा से अथवा सर्वनाम से पहले होता है। ऐसे शब्द, सामान्य परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले लगकर वहाँ पर आने वाले दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से या किसी दूसरी वस्तु से उसके संबंध को स्पष्ट करते हैं, उसके संबंध को तय करते हैं, वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ द रिमोट इज़ ऑन द टेबल। द रिमोट जो सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द टेबल यहाँ पे एक संज्ञा है। टेबल क्या है? एक संज्ञा है। इसका मतलब रिमोट भी एक संज्ञा है और टेबल भी एक संज्ञा है। तो रिमोट की स्थिति टेबल पर है, इसको सुनिश्चित किसने किया? ऑन ने किया। अगर ऑन नहीं होता तो आपको थोड़ी पता होता, फिर हो जाता द रिमोट इज़ टेबल, रिमोट ही टेबल है। इसका मतलब वाक्य सही नहीं है, रिमोट टेबल कैसे हो सकता है? इसलिए स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है वह है ऑन। तो इसका इंट्रोडक्शन, इसका हम जानते हैं परिचय। बिफोर नाउन और प्रोनाउन, इसका प्रयोग जो प्रीपोजिशन या पूर्व सर्ग होते हैं उनका प्रयोग किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले होता है। किससे पहले होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले होता है। और जब संज्ञा सर्वनाम से पहले जब प्रीपोजिशन को लगाया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन होता है, यानी कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होती है वह उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ही इज़ इन द चेयर, कि वह कुर्सी में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द चेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमारा पहला इंट्रोडक्शन का रूल कहता है कि जब ये संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले लगेंगे, द चेयर यहाँ पे आपको मालूम है कि एक संज्ञा भी है और संज्ञा से पहले क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो जब संज्ञा सर्वनाम से पहले लगेंगे तो ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कहलाते हैं, यानी कि ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के पूर्व लगते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे आया है, जैसे संज्ञा है चेयर। ठीक है, तो इनकी स्थिति जो होती है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले जब होती है प्रीपोजिशन की, तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम आता है प्रीपोजिशन के बाद में वह उनका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्म। नेक्स्ट है डिनोट्स ए रिलेशन। ये एक संबंध को बताते हैं फॉर द पर्सन यानी व्यक्ति के लिए, द थिंग यानी वस्तु के लिए, एसोसिएटेड विद जिसके साथ ये जुड़े होते हैं। अर्थात प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं ये जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़े हुए होते हैं उसके साथ अपने संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इन प्रीपोजिशन था, ये द चेयर नाम की एक संज्ञा से पहले लगा हुआ है, तो इसके साथ इसका क्या संबंध है वो देखिए। ही इज़ इन द चेयर, वह कुर्सी में है या कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर इन को हटा दिया जाए फिर इसको पढ़ा जाए, ही इज़ द चेयर, वह कुर्सी है, तो क्या सही है? कोई लड़का कुर्सी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो एक संबंध को बताते हैं उस व्यक्ति अथवा वस्तु से आने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम का। ठीक है, प्री प्लस पोजीशन, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं इनकी स्थिति संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले होती है। प्रीपोजिशन जो होता है इज फॉलोड यानी उसका अनुसरण किया जाता है बाय नाउन यानी संज्ञा के द्वारा, नॉट वर्ब। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है उसकी सदैव किसी वाक्य में स्थिति जो होती है, जब प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आती है। क्या आती है? नाउन या प्रोनाउन। ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर होता है कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। कोई आपसे ये कहे कि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आएगा तो यह सर्वथा गलत है। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब कभी भी नहीं आएगी। उदाहरण देखिए, जैसे द बुक यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द डेस्क यानी डेस्क पर। किताब डेस्क पर है, किताब क्या है? डेस्क पर है।
ये किताब है और ये कहाँ रखी है, डेस्क पर रखी है। तो डेस्क पर किताब की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, ऑन लगा है। शी इज़ स्टैंडिंग, वह खड़ी हो रही है, अंडर यानी नीचे, ये प्रीपोजिशन है। ए ट्री यानी पेड़ के। इसका मतलब प्रीपोजिशन यहाँ पे स्थिति को बताने वाले हैं। ऑन स्थिति को बता रहा है, अंडर भी स्थिति को बता रहा है। प्रीपोजिशन तरह तरह के होंगे जो स्थिति बताएंगे, दशा बताएंगे, व्यवहार बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर शी इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, ये ट्री यहाँ पे नाउन है और प्लस ऑब्जेक्ट है कि वह पेड़ के नीचे खड़ी है। नेक्स्ट है समवन इज लुकिंग, कोई तो देख रहा है, फॉर मी यानी मेरे लिए, या कोई मेरी तलाश कर रहा है। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। मी ऑब्जेक्ट और क्या है, प्रोनाउन है, और इसके पहले फॉर लगा है। समवन इज लुकिंग फॉर मी, कोई मेरी तलाशी कर रहा है। नेक्स्ट है यू आर एट यानी पर, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। यू आर एट ए मिशन, आप एक मिशन पर हैं और वो आपका मिशन है RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना आपका ये मिशन है और आप इस मिशन पे जुड़े हुए हैं, यानी कि किसी कार्य के प्रति समर्पण को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। अब हम जानेंगे इसके बाद में कि जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सामान्यतया जहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाना होता है वहाँ पर उनकी स्थिति अलग अलग तरीके की होती है। नंबर 1, वे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, जो यहाँ पर किसी वाक्य के अंत में इनका प्रयोग हो सकता है, या उनका जो प्रयोग होता है वाक्य के अंत में होने के साथ साथ वाक्य के बीच में टू इन्फिनेटिव की तरह, या किसी जीरंड की तरह किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कई बार प्रीपोजिशन होते हैं वो जनरल फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं, जैसे इन है, एट है, ऑन है, अंडर है, बिसाइड है। तो ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, ये सामान्य प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, एक वाक्यांश की तरह उनको प्रयुक्त किया जाता है। तो वे अधिक बारंबारता वाले, या यूं कहें कि मच फ्रीक्वेंटेड या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर इनकी शुरुआत करते हैं कि भाई प्रीपोजिशन को हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको कुछ उदाहरणों के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, ऑफ यानी के बारे में। व्हाट यानी क्या, इसका मतलब यहाँ पे कोई नाउन आनी चाहिए थी, कोई संज्ञा आनी चाहिए थी, और उस संज्ञा के बारे में। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आर यू थिंकिंग, आप सोच रहे हैं क्या। व्हाट ऑफ, किसके बारे में, इसका मतलब किसी संज्ञा के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, या किसी जगह के बारे में, या किसी स्थान के बारे में। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। अगर इस वाक्य को मैं ऐसे बोलूँ कि आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं, और फिर बोलूँ व्हाट ऑफ, किसके बारे में, इसका मतलब ज़रूर कोई नाउन के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो व्हाट ऑफ को लगाते हुए बताता है, ऑफ प्रीपोजिशन, कि किसी नाउन के बारे में यह बातचीत हो रही है। वाही डोंट यू थिंक, आप क्यों नहीं सोचते हैं। वाही ऑफ, क्यों किसी के बारे में आप नहीं सोचते हैं। वाही डोंट यू थिंक ऑफ, आप क्यों नहीं सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे वाही और ऑफ जो है प्रीपोजिशन ऑफ है, वह किसी नाउन की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ही आस्किंग फॉर, वह किस चीज़ के लिए पूछ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई उसमें कार्य है। तो ऑफ के बारे में, फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है इनकी स्थिति वाक्य में आने वाली जो वर्ब है उसके साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में हुई है। नेक्स्ट है दिस इज द सुपर फूड, यह वह सुपर फूड है दैट यू आर फॉन्ड ऑफ, जिसका आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं या जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। दिस इज द सुपर फूड दैट यू आर फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी होना, आदी होना, शौकीन होना। वैसे शौकीन होना ज़्यादा आएगा, तो सुपर फूड का आप शौकीन हैं कि ये वो अच्छा खाना है जिसके आप शौकीन हैं। तो फॉन्ड ऑफ यहाँ पर किससे संबंध बता रहा है, सुपर फूड से बता रहा है। इसका उत्तर यह भी हो सकता है ही इज फॉन्ड ऑफ सुपर फूड, कि वह अच्छे भोजन को खाने का शौकीन है।
नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर यानी कहाँ पर, शी लिव्स यानी वह रहती है, इन यानी में कि वह कहाँ पे रहती है, मैं उस जगह को जानता हूँ। इन यानी में कहाँ पर निवास करती है, तो जब निवास से संबंध है तो वेयर यहाँ पे उस स्थान को बता रहा है। नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस, यह वह महल है, टू स्टे इन जहाँ पर रुका जा सकता है। इन यानी में, इन जो प्रीपोजिशन है उसका संबंध यहाँ पे पैलेस से है। किससे है? पैलेस से, उस स्थान से है, उस महल से है। और अगर प्लेस होता तो स्थान हो जाता। इट इज़ ए ब्यूटीफुल रोज, यह एक खूबसूरत गुलाब का फूल है, टू गिव यानी देने के लिए। तो अब यहाँ पे आ गया फॉर, इसका मतलब जो खूबसूरत गुलाब का फूल है वह देने के लिए है ना। तो यहाँ पर फॉर अथवा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए होगा? कौन सी नाउन के लिए? ब्यूटीफुल रोज के लिए होगा। ठीक है। दिस इज द सिटी, यह वह शहर है, वेयर आई लिव्ड इन, वेयर यानी जहाँ पर, स्थान को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। दिस द सिटी वेयर आई लिव इन, जहाँ पर मैं रहता हूँ, और वेयर आई लिव्ड इन, जहाँ पे मैं रहता था। आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, बीइंग लाफ्ड एट, मुझे घृणा होती है जब कोई मेरे ऊपर हंसता है इस तरीके से, या जब कोई मेरे ऊपर हंसती है। तो यहाँ पर लाफ एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में एट प्रीपोजिशन लगता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपहास करना। क्या होता है? उपहास करना, मजाक करना, उपहास करना या मजाक करना होता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है भाई, दिस इज द नॉवेल, यह वह उपन्यास है। द नॉवेल डिफाइंड है, यह जो उपन्यास है वह डिफाइंड है, निश्चित है। दिस इज द नॉवेल, आई मैं, इंसिस्ट यानी जोर देना, ऑन यानी पर। इंसिस्ट एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन सदैव किया जाता है प्रयोग। तो यह वह उपन्यास है, मैं कहूँ यह वह उपन्यास है जिसके ऊपर मैं जोर देता हूँ या जिसको पढ़ने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पे इस उपन्यास का सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध वाली स्थिति कौन बताता है? इंसिस्ट के साथ में आने वाला ऑन प्रीपोजिशन। फॉर यानी के लिए, हुम, फॉर हुम यानी किसके लिए। यू आर आस्किंग ए ब्रासलेट, आप किसके लिए एक ब्रासलेट पूछ रहे हैं। फॉर हुम यानी किसके लिए, इसका मतलब कोई पर्सन है, कोई नाउन है, ठीक है ना, कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम है जिसके लिए यहाँ पर ब्रासलेट के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ पर फॉर यानी के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बाई विच बस, कौन सी बस के द्वारा, कौन सी बस के द्वारा, है ना, बाई विच। तो बाई जो है वह यहाँ पर माध्यम को बता रहा है। किसको बता रहा है? माध्यम को। बाई विच बस यू विल गो टू आबू, आप आबू रोड जाएंगे। तो यहाँ पे इन उदाहरणों में विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किए गए प्रीपोजिशन के द्वारा उस वाक्य में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होना चाहिए या जो संज्ञा अथवा सर्वनाम है उसका दूसरी वस्तु के साथ में संबंध स्पष्ट किया गया है। तो ये थी प्रीपोजिशन की स्थिति कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य के अंत में भी इसका प्रयोग हो सकता है, किसी वाक्य के बीच में भी हो सकता है, किसी वाक्य में यह प्रीपोजिशन जो होता है वह पुछल्ले शब्द के रूप में, टेल एंडर वर्ड के रूप में भी हो सकता है, या कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए शुरू में भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुधा स्थितियों में, बहुत बार अलग अलग स्थितियों में किया जा सकता है। अब ये वाला बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है प्रीपोजिशन से संबंधित, इसको समझिए कि जो प्रीपोजिशन होता है यानी कि जो पूर्व सर्ग होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, पहले प्रीपोजिशन जो साधारण प्रीपोजिशन या साधारण पूर्व सर्ग कहलाते हैं। कौन से पूर्व सर्ग कहलाते हैं प्रीपोजिशन? साधारण पूर्व सर्ग, यानी कि वे प्रीपोजिशन जो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो बड़े साधारण लगते हैं और साधारणतया उनका जवाब भी आसानी से आप समझ पाते हैं। जैसे एट है, एट यानी पर, इन यानी में, फॉर यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, ऑफ यानी का, के, की। तो ये सामान्य प्रीपोजिशन होते हैं। दूसरे प्रीपोजिशन होते हैं कंपाउंड, जिनको कहते हैं हिंदी में मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित।
दूसरे मिश्रित पूर्वसर्ग या प्रीपोजिशन होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड या लेटर से मिलते हैं, जैसे बी साइड, साइड यानी तरफ, और बिसाइड यानी के अतिरिक्त, बिलो यानी बी लो, है ना, बिलो यानी नीचे, इसी प्रकार से बियॉन्ड है, इसी प्रकार से आउटसाइड है। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मिश्रित प्रीपोजिशन होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रेजल वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाने वाले, या फ्रेजल के रूप में यानी कि पदबंध के रूप में प्रयोग किए जाने वाले। किसके रूप में? पदबंध के रूप में। पदबंध का मतलब होता है कि यह जो फ्रेजल होता है यह एक तरीके से फ्रेज होता है, एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनका हम किसी वाक्य में प्रयोग, उन प्रीपोजिशन का किसी वाक्य में हम प्रयोग एक वाक्यांश के साथ या वाक्यांश के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे अलोंग विद यानी के साथ साथ होता है, तो अलोंग के साथ में क्या लग गया? विद। इसी प्रकार से इधर भी प्रीपोजिशन है, इधर भी प्रीपोजिशन है। इन एडिशन टू, इसका हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त। इसी प्रकार से होता है ओविंग टू, से जुड़ा होना, संबद्ध होना या समर्पित होना, ओविंग टू। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, और इन केज ऑफ यानी यदि ऐसी स्थिति में, इन केज ऑफ। तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं, ये मिश्रित प्रीपोजिशन होते हैं, ये साधारण प्रीपोजिशन होते हैं। आपको मैंने इनका हिंदी अनुवाद साथ के साथ बताया है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो अपने साथ के साथ लिख सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पेंडिंग इंक्वायरी इनटू। ये होते हैं पार्टिसिपल वाले प्रीपोजिशन, यानी कि ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनमें पार्टिसिपल होता है, और वो पार्टिसिपल जो होता है ना, वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की चौथी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ? वर्ब की चौथी फॉर्म। सामान्य रूप से इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला प्रीपोजिशन भी कहेंगे। आईएनजी वाला, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली स्थिति होती है, वह भी पार्टिसिपल होता है। तो देखो, पेंडिंग, पेंड प्लस आईएनजी पेंडिंग, कंसीडर प्लस आईएनजी कंसीडरिंग, टच प्लस आईएनजी टचिंग, एड्रेस प्लस आईएनजी एड्रेसिंग। ये चारों ही जो वर्ड हैं, इन चारों वर्ड के अंदर आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल के साथ में भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेंडिंग इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी इनटू की जो रुकी हुई है या जो बकाया जांच है वह, और जांच के साथ में जब इंक्वायरी जो होती है उसके साथ में प्रीपोजिशन लगता है इनटू सदैव। इंक्वायर इनटू, के अंदर पूछताछ करना, गहन छानबीन करना। कंसिडरिंग द क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को समझते हुए। टचिंग द सरफेस, धरातल को स्पर्श करते हुए। एड्रेसिंग द गेस्ट, मेहमानों को संबोधित करते हुए। तो इस प्रकार से मूल रूप से जो पूर्वसर्ग या प्रीपोजिशन होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। सबसे पहले सिंपल, इन, एट, ऑन, अंडर, ये सब। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं कंपाउंड, बिसाइड, बिलो और बियॉन्ड और आउटसाइड, इस तरीके के। तीसरे होते हैं फ्रेजल वर्ब जैसे, यानी कि जिनका प्रयोग एक वाक्य में हम फ्रेज के रूप में करते हैं, वहाँ पर इनको फ्रेजल प्रीपोजिशन का रूप दिया जाता है। और चौथे होते हैं जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और उसके बाद में यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है, या यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो कि कोई प्रीपोजिशन इस फ्रेज को यूज करने के बाद में होगा, उसे हम वहाँ पर पार्टिसिपल वाला प्रीपोजिशन कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के यूजेज, कि प्रीपोजिशन का जो उपयोग है वह किस तरीके से किया जाता है। तो प्रीपोजिशन में तीन जो प्रीपोजिशन होते हैं, पहले मैं इनको जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर सामान्य प्रीपोजिशन होते हैं, जनरल प्रीपोजिशन, जिनका प्रयोग हम किसी वाक्य में कैसे करेंगे। तो कुछ जनरल प्रीपोजिशंस हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला है जैसे एट, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन। एट यानी पर, इन यानी में, ऑन यानी पर। तो एट का प्रयोग जो होता है फॉर प्रेसाइज टाइम, यानी कि एक नियत समय के लिए किया जाता है। जैसे आई रीच हेयर एट 9 PM, मैं यहाँ पर 9 बजे पहुँचता हूँ। इसका मतलब एक नियत समय है वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका उदाहरण लिख सकते हैं, आई रीच हेयर एट 9 AM या PM, मैं यहाँ पर 9 बजे पहुँचता हूँ। इसका मतलब ये नियत समय है 9 बजे पहुँचना। नेक्स्ट है
इन फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज एंड लॉन्ग टर्म्स। महीनों के लिए, सालों के लिए, शताब्दियों के लिए और लंबी अवधि के लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ऑन है, ऑन का प्रयोग डेज एंड डेट से पूर्व, जैसे ऑन 29 ऑफ दिसंबर, तो ये डेट के लिए। और इसी प्रकार से ऑन मंडे, ऑन संडे, इनसे पूर्व भी कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एट, इन और ऑन, इनके बारे में बता रखा है। जैसे एट का प्रयोग जो हुआ है, एट डिनर टाइम, रात्रि भोज के समय। इसका मतलब रात्रि भोज आपको मालूम ही है कि डिनर टाइम शाम के समय होता है, तो नियत समय है। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय। एट नून, दोपहर के समय। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो एक नियत समय को बताने के लिए, एक निश्चित समय को बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दूसरा होता है इन प्रीपोजिशन। इन जो प्रीपोजिशन होता है वह महीनों, सालों और लंबी समय अवधि के लिए किया जाता है। जैसे इन में यानी मई में, इन समर यानी गर्मी में, इन 1990 1990 में, इन द नेक्स्ट एरा यानी अगले युग में, और इन द पास्ट यानी भूतकाल में, इन द आइस एज यानी आइस एज में, आइस युग में। इसी प्रकार से ऑन का प्रयोग दिनों और तारीखों के पूर्व किया जाता है, दिवस या तारीखों के पूर्व, जो मैंने आपको बताया था। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 जनवरी, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, है ना। तो इस तरीके से इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम साधारण तौर पर समझे हैं। जो सामान्य प्रीपोजिशन होते हैं एट, इन और ऑन, ये तीनों ही समय को बताते हैं, लेकिन एट निश्चित समय को बताएगा, इन जो होगा लंबी अवधि के समय को बताएगा, और ऑन जो होगा वह किसी दिवस यानी कि दिन अथवा तारीख के पूर्व इसका प्रयोग होता है। अब इनको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM, मेरी 10 बजे एक मीटिंग है। आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM। 10 AM देखो निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है? एट का। तो निश्चित समय से पूर्व एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द शॉप क्लोजेज यानी बंद होती है, एट यानी पर, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के समय। जो मध्य रात्रि का समय होता है वह 12 होता है या 1 बजे तक होता है, 12 to 1। तो लिखा हुआ है कि दुकान कब बंद होती है? मध्य रात्रि को। इसका मतलब उसका नियत या निश्चित समय है। नेक्स्ट है डू यू वर्क ऑन मंडे, क्या आप सोमवार को काम करते हैं? आपको अभी बताया था कि जब किसी दिन का नाम हो तो उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन लगेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज ऑन March 1। मेरा जन्म दिवस 1 मार्च को आता है। तो यहाँ पर मार्च जो है, तारीख जो है, उसके पहले भी कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन लगेगा। तो ये ध्यान रखा जाए कि दिनों और तारीख के पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन लगेगा। आपको बताया है अभी रूल में, वहीं उसी को रिपीट, उसी के एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ही विल कम, वह आएगा इन टाइम यानी बिल्कुल समय पर। ही विल कम इन टाइम, इसका मतलब समय अवधि को बताया जा रहा है ना, समय के बारे में। और जो समय है वह यहाँ पर सीक्रेट है, खुला हुआ नहीं है, इसलिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। डू यू लिव इन राजस्थान, क्या आप राजस्थान में रहते हैं? तो यह राजस्थान जो है वह एक बड़ा राज्य है। तो बड़ा राज्य अथवा बड़े प्रांत के पूर्व हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह होता है इन। क्या होता है? इन। अब नोट, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि नेक्स्ट, लास्ट, एवरी के साथ एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता है। अगर कहीं पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पे लास्ट लिखा हुआ है, कहीं पे एवरी लिखा हुआ है, तो उनके साथ में एट, इन अथवा ऑन तीनों ही प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आई वेंट टू सिंगापुर, मैं सिंगापुर गया था लास्ट जून यानी पिछले जून में। तो यहाँ पर टू सिंगापुर, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है और सिंगापुर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई वेंट टू सिंगापुर लास्ट जून, मैं पिछले जून में कहाँ पे गया था? सिंगापुर में गया था। तो टू सिंगापुर। अब महत्वपूर्ण बात नियम के अनुसार अपवाद स्वरूप ये है कि लास्ट, नेक्स्ट या एवरी के पूर्व या उसके आसपास कहीं प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ नहीं लगाया है। नेक्स्ट है शी इज जॉइनिंग अस, वह हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। तो लास्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, नेक्स्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा,
और नेक्स्ट है आई विल कॉल यू, मैं आपको पुकारूंगा दिस ईव यानी आज की शाम को। तो दिस ईव, दैट ईव, इनके पूर्व भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है शी गोज, वह जाती है स्वीडन यानी स्वीडन, एवरी ईस्टर यानी प्रत्येक ईस्टर से पहले। तो यहाँ पर ही गोज स्वीडन एवरी ईस्टर, यहाँ पर एवरी जो आया है उससे पहले, नेक्स्ट, लास्ट और एवरी इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर एट, इन और ऑन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है भाई अबव। कौन सा है? अबव। अबव यानी के ऊपर की स्थिति, के ऊपर की स्थिति, के ऊपर की स्थिति। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे वो देखिए। नंबर 1 रूल है इसका, टू इंडिकेट हायर देन, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य किसी चीज़ से ऊपर की स्थिति को बताने में हम वहाँ पर पद की स्थिति को बताने में अथवा उससे ऊंचाई की स्थिति को बताने में अबव का प्रयोग करेंगे, से ऊंचा की स्थिति को बताने में। जैसे उदाहरण है द सन रोज अबव द होराइजन, द सन यानी सूर्य, रोज यानी उगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अबव यानी के ऊपर, और द होराइजन यानी क्षितिज। सूर्य क्षितिज के ऊपर उगा था। क्षितिज वह एक स्थान होता है जहाँ पर हमारे खड़े होने पर एक ऐसी जगह हमारे को दूर अनंत देखने पर पता चलती है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे होराइजन कहते हैं या हॉरिजन कहते हैं, जो अलग अलग उच्चारण होते हैं। द सन रोज अबव द होराइजन, कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उगा। क्षितिज से ऊपर यानी जहाँ पृथ्वी और जहाँ पे आकाश मिलते हुए प्रतीत होते थे, इससे ऊपर सूरज हमें उगता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है द काइट्स यानी पतंगे, आर फ्लाइंग यानी उड़ रही हैं, अबव द ट्री यानी पेड़ों से ऊपर। तो से ऊपर की स्थिति हो गई कि जो पेड़ है उससे ऊपर पतंग उड़ रही है। पेड़ से ऊपर क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। तो पेड़ से ऊपर की स्थिति में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पद में ऊंचा होने पर, कोई पद में अगर ऊंचा हो आदमी, यानी कि डेजिग्नेशन, अगर कोई अपनी पोस्ट में या डेजिग्नेशन में ऊंचा है तो उस स्थिति में भी अथवा किसी स्थिति में किसी के पूर्व लगने पर भी सूची में या स्थान में, तो वहाँ पर हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अबव प्रीपोजिशन का। जैसे द मेजर इज, द मेजर, मेजर एक रैंक होता है, द मेजर इज अबव यानी से ऊपर है द कैप्टन यानी कैप्टन से। मेजर जो होता है वह कैप्टन से ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पर पोस्ट की बात है, यहाँ पर पद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पद की उच्च स्थिति के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट इज अबव यानी से ऊपर होना, द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके पद की स्थिति जो होती है वह प्रधानमंत्री से ऊपर होती है। तो द पीएम यहाँ पे एक नाउन है, बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट करें तो, क्योंकि सामान्य सी बात है, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई नाउन ही तो होगी, कोई संज्ञा व्यक्ति का ही तो नाम है, इसलिए उसके पूर्व हम किसी पद को स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगा रहे हैं? अबव। हर नेम इज अबव माइन, उसका नाम मेरे से ऊपर है। अबव यानी ऊपर होना, अर्थात यहाँ पे सूची में ऊपर होने को बता रहा है, सूची में ऊपर की स्थिति को बता रहा है अबव। कोई सूची बनी हुई है और उसमें उससे ऊपर की स्थिति को कौन बता रहा है? अबव। जैसे हर नेम इज अबव माइन, उसका नाम मेरे से ऊपर है, इन द लिस्ट यानी सूची में। तो अबव जो प्रीपोजिशन होता है उसका प्रयोग किसी ऊंचाई की स्थिति में, किसी पद की ऊंचाई की स्थिति में, यानी कि पद के ऊपरी क्रम की स्थिति में, अथवा किसी सूची में ऊपर की स्थिति में आने के लिए या उसको इंगित करने के लिए अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है के पार। क्या होता है? के पार या से पार की स्थिति में। तो एक्रॉस में पहला जो सामान्य बात है वह यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के अर्थ में, आर पार के अर्थ में, अथवा दूसरी ओर की स्थिति में जाने के लिए। एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पर एक्रॉस प्रीपोजिशन लगेगा।
अगर कोई आर पार की स्थिति स्पष्ट करनी है तो, और दूसरे ओर की स्थिति को बताने में भी कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, एक्रॉस प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। जैसे देयर आर मैनी ब्रिजेज, बहुत सारे पुल हैं, एक्रॉस द गंगा यानी गंगा के पार, यानी कि गंगा नदी जो है उसको जब रोडें क्रॉस कर रही हैं या रेल क्रॉस कर रही हैं तो उस पर बहुत सारे पुल बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है पुलों की वह एक छोर से दूसरे छोर को पार कराती है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो वहाँ पर एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ही वॉकड अक्रॉस, वह के पार चला गया, द फील्ड यानी खेत के, यानी कि वो खेत के पार गया। इसका मतलब खेत इस तरीके से था, ए नाम का कोई व्यक्ति था, ये चल के यहाँ से लेकर यहाँ निकल गया। ये एक्रॉस की स्थिति है कि ही वॉकड एक्रॉस द फील्ड, वह खेत के पार चला गया, दूसरी ओर चला गया। माई हाउस, मेरा घर, इज अक्रॉस यानी कि उस पार है, द रोड यानी रोड के। इसका मतलब ये कहा जा रहा है, यहाँ पर श्याम नाम का एक व्यक्ति है, वो कहता है ये रोड जा रही है कि मेरा घर सड़क के उस पार है। इसका मतलब यहाँ पर इस स्थिति को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, एक्रॉस। नेक्स्ट है शी लिव्स, वह निवास करती है, एक्रॉस द वैली यानी उस घाटी के उस पार, यानी कि घाटी को चढ़ना है, उसको पार करके दूसरे तरफ जाना है। तो जिसका मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो प्रतिस्थापन हुआ है उसको बताने के लिए एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर, आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद में अथवा देरी से या बाद वाला या अगले क्रम वाला। हिंदी में इसका सामान्यतः अर्थ होगा बाद वाला, लेटर देन, यानी कि क्रम में जो व्यक्ति अगला होगा, अगला क्रम में, और समय के बाद अथवा समय के पश्चात। समय के बाद वाली स्थिति को बताने के लिए कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मरीज के मर जाने के बाद में आया, तो बाद में की स्थिति को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे हम प्रयोग यहाँ पर, आफ्टर। जैसे प्लीज़ सी मी, कृपया मुझसे मिलना, आफ्टर यानी के बाद में, दिस पीरियड यानी इस कालांश के, इस पीरियड के बाद में आप मेरे से मिलना। तो आफ्टर यहाँ पर समय के बाद वाली स्थिति को बता रहा है। नेक्स्ट है द गर्ल यानी लड़की, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द रूम यानी कमरे में, आफ्टर द टीचर यानी कि अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद में लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। इसका मतलब समयगत स्थिति यह है कि पहले टीचर आया और बाद में कौन आई, लड़की आई। तो आफ्टर यहाँ पर टीचर से पूर्व लगने वाला प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है वी वेंट टू द सिटी, हम शहर में गए, वेंट यानी गए, टू सिटी यानी शहर के लिए, सिटी पैलेस जो शहर के अंदर महल बना हुआ है वहाँ पर, आफ्टर यानी बाद में, हवा महल यानी हवा महल के। इसका मतलब क्रम वाइज बताया जा रहा है कि हम पहले हवा महल गए और उसके बाद में कहाँ गए, सिटी पैलेस गए, है ना। तो इस तरीके से यह क्रम को बता रहा है। और जो आफ्टर का प्रयोग है या जैसे एक्रॉस का प्रयोग है, इन सभी प्रीपोजिशन के बाद में एक नाउन आई है। गंगा नाउन है, फील्ड नाउन है, रोड नाउन है, वैली नाउन है, यहाँ पर दिस पीरियड नाउन है, द टीचर नाउन है, हवा महल नाउन है। तो ये एक और चीज़ समझने की ध्यान रखनी है, ये बार बार मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे द पुलिसमैन यानी सिपाही, रैन यानी दौड़ा, आफ्टर यानी पीछे, और ए थीप यानी चोर के। रैन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। ये दोनों ही, ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन मिलके इसको कहेंगे। रैन आफ्टर का मतलब है पीछा करना या पीछे दौड़ लगाना या पकड़ने के लिए दौड़ लगाना, कि पुलिस वाले ने चोर के पीछे दौड़ लगाई। नेक्स्ट है मीट हर, उससे मिलिए, आफ्टर डिनर यानी रात्रि भोज के बाद में। आप उससे मिलने का समय आपको बताया गया है। रात्रि भोज, डिनर यहाँ पे नाउन है और कहा गया है कि आप रात्रि भोज के बाद में यानी कि शाम का जो भोजन है उसके बाद में उससे मिल सकते हैं। आपको नियत समय दे दिया गया है। डोंट गो, मत जाइए, आफ्टर यानी पीछे और डार्क यानी अंधेरे के। आप जो हमारी धुंधली हुई चीज़ें हैं, जो हमारी डार्क साइड है, उनके पीछे मत जाइए या अंधेरे के पीछे मत चलिए। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये समय की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि जब दो वाक्यों के बीच में आफ्टर प्रीपोजिशन लगे
और यहाँ पर जो आफ्टर है वह कंजंक्शन का रूप है। तो उसके बाद में आने वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म लगती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो आफ्टर है वह समय को बता रहा है, और समय में बाद अथवा पश्चात वाली स्थिति को बता रहा है। बाद अथवा पश्चात की स्थिति को बता रहा है आफ्टर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा एलोंग। एलोंग का मतलब होता है के साथ साथ या के सहारे। जैसे मैं कहूँ कि वह सड़क के सहारे सहारे जा रही थी। सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो वॉकिंग, सी वॉज वॉकिंग, वह जा रही थी, अलोंग यानी के सहारे, द रोड यानी रोड के। और ऐसा भी कह सकते हैं कि साथ साथ का मतलब कि सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर मैनी ट्रीज ऑल अलोंग द रोड। उदाहरण देखिए, शी वॉकड अलोंग, वह जा रही थी अलोंग द रोड। ये रोड यहाँ पे नाउन है, इसके साथ में ही, इस संज्ञा के साथ में ही, यानी कि रोड जो संज्ञा है उसके साथ में ही इस अलोंग का अर्थ पढ़ा जाएगा। शी वॉकड अलोंग द रोड, कि वह सड़क के सहारे जा रही थी या वह सड़क के सहारे जाती थी फॉर 2 माइल्स यानी 2 मील की दूरी के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है देयर आर मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं, ऑल अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सहारे। तो यहाँ पर सहारे की स्थिति में या साथ साथ की स्थिति में अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है भाई एमंग, यानी कि अमंग का मतलब होता है के मध्य में, लेकिन जो के मध्य की स्थिति है यह अनेकों के बीच में होती है। कितनों के बीच में होती है? अनेकों के बीच। ठीक है, यानी कि 2 से अधिक के लिए जब हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के पहले अथवा उनके बीच में जब किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो 2 से अधिक की स्थिति में, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एमंग। उदाहरण देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज नोट्स, ये नोट्स हैं, इनको बांट दीजिए, आपसे कहा जा रहा है। अमंग द बॉयज यानी लड़कों के बीच में। अमंग दीज बॉयज लिखा हुआ है, दीज बॉयज यानी इन लड़कों के बीच में, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। फिर भी बॉयज जो है, तो बॉय के साथ में एस लगा हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर लड़कों की संख्या अधिक है, 2 से तो अधिक है, यानी कि जो बॉयज हैं वो यहाँ पे बहुवचन है। इसलिए इसका मतलब क्या समझे कि नोट्स को लड़कों के बीच में बांट दीजिए, तो के बीच की स्थिति जो है वह यहाँ पर 2 से अधिक संख्या के लिए अमंग बताता है। नेक्स्ट है ही डिवाइडेड, उसने बांट दिया, हिज प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति को, अमंग यानी कि मध्य में, हिज 5 डॉटर्स, अपनी 5 बेटियों की। यह क्लियर है कि यहाँ 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, 5 बेटियाँ हैं, इसलिए 2 से अधिक की संख्या से पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन? अमंग। उसने अपनी संपत्ति को 5 बेटियों के बीच में बांट दिया। नेक्स्ट है शी इज अमंग, वह के बीच में है, 10 पुअरेस्ट गर्ल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस संस्थान की 10 सबसे गरीब लड़कियों के। एक लड़की है जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि अंतिमा एक ऐसी लड़की है शी इज अमंग 10 पुअरेस्ट गर्ल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कहा गया है कि अंतिमा नाम की एक लड़की है जो विद्यालय की सबसे 10 गरीब बालिकाओं के बीच है। ही इज अमंग द ब्राइटेस्ट बॉयज ऑफ द स्कूल, कि विद्यालय के अंदर जितने चमकदार सितारे जो बालक हैं उनके बीच में उसकी गिनती होती है। इसका मतलब विद्यालय में 10-20 होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, उनके बीच में किसी लड़के की गिनती होती है। तो 2 से अधिक की संख्या के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वह एमंग होता है। नेक्स्ट है एट प्रीपोजिशन। एट का प्रयोग किसी स्थान से पूर्व, हालत या अवस्था जब जुड़ी हो तब, गति अथवा वस्तुओं के भाव को बताने में, और निश्चित तापक्रम यानी कि टेम्परेचर को बताने में भी किसका प्रयोग करते हैं हम? टेम्परेचर को बताने में भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही इज एट ऑफिस और एट हर ऑफिस, वह अपने कार्यालय में है।
तो एट जो प्रीपोजिशन है वह स्थान से पहले आया है। ऑफिस, हर ऑफिस यानी उसका कार्यालय, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन स्थान को बता रहा है। नेक्स्ट है आई सा ए बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, एट यानी पर, द जंक्शन यानी जंक्शन। अब जंक्शन भी तो एक स्थान ही है, इसलिए स्थान के पूर्व एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। इस वाक्य का हिंदी भावार्थ होगा कि मैंने जंक्शन पर एक भिखारी को देखा। नेक्स्ट है इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन वॉर यानी थे, एट वार यानी युद्ध के हालात में, इन 1962 कि भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध की स्थिति थी। एट वार, वार युद्ध है जो यहाँ पे नाउन है, कि भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध की स्थिति थी। इसका मतलब ऐसे हालात थे या ऐसी अवस्था थी। हालात बताए गए हैं 1962 में भारत और चीन के बीच, तो हालत से पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन लगा है? एट प्रीपोजिशन लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, शी, उसने, एम्ड यानी निशाना साधा, एट यानी पर, मी यानी मेरी तरफ, यानी कि निश्चित रूप से किसी को टारगेट करने के लिए भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मी प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग मी प्रोनाउन के पहले, सर्वनाम के पहले हुआ है। दे आर लाफिंग एट, लाफ एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में एट प्रीपोजिशन ही लगता है। दे आर लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंस रहे हैं। नेक्स्ट है पंत ड्राइव्स एट 100 किलोमीटर पर आवर, कि पंत गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलाता है। ड्राइव प्रिय विद्यार्थियों एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में एट प्रीपोजिशन ही लगता है। जैसे मैं कहूँ कि मॉडर्न डेज में जो बालक हैं, जो लड़के हैं, वे तेज़ स्पीड पे गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट, देखो मैं बोल रहा हूँ, द मॉडर्न यूथ टेक्स प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, कि आज का युवा तेज गति पर गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करता है, तो ड्राइव एट आएगा। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर को बताया गया है, किसको बताया गया है? टेम्परेचर, तापक्रम को बताया गया है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो बॉयल जो वर्ब होती है उसके साथ में एट प्रीपोजिशन ही लगेगा। क्या लगेगा? एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है बनानाज, यानी केले, आर सोल्ड यानी बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर भाव को बताने में एट प्रीपोजिशन लगेगा। सोल्ड एट, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट प्रीपोजिशन। सेल एट, सेल के साथ में हमेशा एट वर्ब, एट प्रीपोजिशन लगता है। बनानाज आर सोल्ड एट पर डजन इन बॉम्बे, बॉम्बे में या मुंबई में जो केले हैं वो पर दर्जन, प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, के पूर्व की स्थिति, के पहले की स्थिति को बताने में। बिफोर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो पहले की स्थिति को बताने के लिए काम में लाया जाता है। वैसे बिफोर से पूर्व यानी पूर्व की स्थिति, के सामने, सामने किसी को बताने के लिए भी, जैसे ही स्पोक अ लॉट ऑफ अब्यूजेज बिफोर मी, उसने मेरे सामने, बिफोर यानी के सामने, उसने मेरे सामने बहुत सारी गालियाँ दी। ऐसे ही इस सम्मुख की स्थिति में, यानी कि ऑपोजिट, आमने सामने की स्थिति को बताने में या किसी की उपस्थिति को दर्शाने में भी हम बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, प्लीज कम बैक, कृपया वापस आ जाइए। बिफोर डार्क यानी अंधेरा होने से पहले, कृपया अंधेरा होने से पहले वापस आ जाइए। तो के पहले समय में पूर्व की स्थिति बताई गई है, समय में पूर्व की स्थिति बताई गई है। किसकी स्थिति बताई गई है? पूर्व की स्थिति बताई गई है। जैसे प्लीज कम बैक बिफोर डार्क, कृपया अंधेरा होने से पहले आ जाइए। नेक्स्ट है देयर इज ए ट्री, वहाँ पर एक पेड़ है, बिफोर यानी सामने, हिज हाउस यानी उसके घर के, यहाँ पर सामने की स्थिति को बता रहा है बिफोर, कि उसके घर के सामने क्या है? एक पेड़ है। आई हैव मेड, मैंने बनाया है, ए सिनेमा यानी एक सिनेमा घर, सिनेमा हॉल यानी सिनेमा हॉल, बिफोर यानी के सामने, द चर्च यानी चर्च, गिरजाघर। मैंने चर्च के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अभिमुख, उसके खुद के सामने की स्थिति में मैंने क्या बनाया है? एक सिनेमा हॉल बनाया है। नेक्स्ट है शी पुट अप डॉक्यूमेंट्स,
उसने दस्तावेज प्रस्तुत किए बिफोर यानी कि सम्मुख द ऑफिसर यानी अधिकारी के। तो यहाँ पर सम्मुख की स्थिति है, सम्मुख की स्थिति है, ठीक है ना। उसने अधिकारी के सामने या उसके सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है द क्रिमिनल वाज टेकन, क्रिमिनल को ले जाया गया बिफोर यानी कि सामने, द मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के सामने। तो अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, सामने की स्थिति को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, बिफोर प्रीपोजिशन लगा है। नेक्स्ट है भाई बिहाइंड प्रीपोजिशन। बिहाइंड का वैसे सामान्य अर्थ आप जानते ही हैं कि पीछे होता है, क्या होता है, पीछे। वैसे बिहाइंड का जो अर्थ वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है वह होता है पीछे या मदद में या पिछड़ा या निम्न होना, यानी कि निम्नतर स्थिति में होना, निम्नतर स्थिति में होना या किसी के पीछे होना या किसी की मदद में संलग्न होना, इनको बताने के लिए हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन इज बिहाइंड, सूर्य पीछे है, द क्लाउड्स यानी बादलों के, कि सूर्य बादलों के पीछे है। तो के पीछे की स्थिति को बताया गया है, के पीछे की स्थिति को बताया गया है इस वाले वाक्य में कि सूर्य तो बादलों की ओट में छुपा हुआ है या सूरज बादलों की ओट में है, ओट यानी बिहाइंड पीछे की स्थिति। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज स्टूड, बच्चा खड़ा होता है बिहाइंड यानी पीछे, इट्स मदर यानी अपनी माँ के। बच्चा जैसे अमूमन कोई राह है, राह पर चलते चलते किसी महिला के साथ उसका बच्चा या बच्ची है, रास्ते में उसकी कोई सहेली कोई दूसरी महिला मिल जाती है, जब वो दोनों आपस में बात करने लग जाती हैं तो बच्चा हमेशा माँ के पीछे पीछे छुपता और शर्माता रहता है। तो चाइल्ड इज स्टूड बिहाइंड इट्स मदर, कि बच्चा जो है वह अपनी माँ के पीछे खड़ा होता है। डोंट वरी न्यू इंडिया इज बिहाइंड यू, आप चिंता न करें, अपनी तैयारी के दौरान न्यू इंडिया इज़ बिहाइंड यू, आपके साथ खड़ा है। यहाँ पर के साथ खड़े होने की स्थिति है, के साथ खड़ा होना, इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट की स्थिति होना या सहयोग की स्थिति होना, ठीक है ना। सपोर्ट, सहारा की स्थिति बताई गई है कि यू प्रिपेयर वेरी वेल, यू मस्ट प्रिपेयर वेरी वेल, आपको बहुत आवश्यक रूप से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। डोंट वरी, कोई चिंता मत कीजिए, न्यू इंडिया जो नवभारत निर्माण टीम है इज बिहाइंड यू यानी आपके साथ खड़ी है। ही इज बिहाइंड, वह पीछे है, के पीछे, ऑल द स्टूडेंट्स यानी इसका मतलब क्या है, पिछड़ने की स्थिति बताई गई है। ही इज बिहाइंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, कि वह अपने सभी कक्षा के विद्यार्थियों के पीछे है, वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के पीछे है या उनसे कमज़ोर स्थिति में है। नेक्स्ट है भाई हमारा बिलो। बिलो यानी नीचे, निम्न की स्थिति को बताने के लिए बिलो का प्रयोग होता है। पद या दर्जे में कोई व्यक्ति निम्न हो तो उसे बताने के लिए भी, दशा, मूल्य और महत्व को बताने के क्रम में भी हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए आपसे किसी कॉपी में लिखते समय कि डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कि ये कोई लाइन है, इससे नीचे आपको नहीं लिखना है, इससे ऊपर लिखना है। तो डोंट राइट बिलो यानी के नीचे, दिस लाइन यानी इस पंक्ति के। तो यहाँ पर के नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग हुआ है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस पंक्ति के नीचे मत लिखिए। द सन वेंट बिलो, सूर्य नीचे चला गया, द होराइजन यानी क्षितिज के नीचे की स्थिति यानी कि छिपना, यानी कि छिपना। सूर्य क्षितिज से नीचे चला गया, इसका मतलब क्षितिज से ऊपर आएगा तो सूर्योदय होगा और जब क्षितिज होराइजन के नीचे जाएगा तो सूर्य छिप जाएगा। नेक्स्ट है द तहसीलदार इज बिलो द एसडीएम, कि जो तहसीलदार का पद होता है वह एसडीएम से नीचे होता है। तो पद में निम्न की स्थिति को बताने में, पद में निम्न की स्थिति को बताने में किसका प्रयोग करेंगे, बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे है एन एलडीसी, एक एलडीसी इज बिलो यानी नीचे होता है, ए यूडीसी यानी एक अपर डिवीजन क्लर्क से, ये भी पद में निम्न की स्थिति को बता रहा है। नेक्स्ट है अबाउट 35% पीपल लिव यानी रहते हैं, बिलो यानी नीचे, द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कि भारत के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जो रेशो है वह कितना प्रतिशत है, 35% है। कितना प्रतिशत है, 35%।
तो जो पावर्टी लाइन है, बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल, इसका मतलब यहाँ पे दशा बताई गई है। क्या बताई गई है? दशा, कि भारत के अंदर आज भी 35% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिलो 10 रुपीज़ हेयर, 10 रुपये से नीचे। तो ये मूल्य बताया गया है कि भाई यहाँ पे अगर आप कुछ खरीदेंगे तो 10 रुपये से कम कुछ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है भाई हमारा बिटवीन। बिटवीन जो होता है उसका सामान्य अर्थ होता है इस प्रीपोजिशन का के बीच में, और जो बीच की स्थिति होती है वह केवल दो के मध्य होती है। जब बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो केवल दो व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दो के मध्य इसका प्रयोग होता है। जब कोई सीमा का विभाजन करना हो तो दो या उससे अधिक सीमाओं के साथ भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कंट्रोल लाइन या सीमा लाइन, बाउंड्री लाइन को डिसाइड करना हो तो बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शी स्टूड, वह खड़ी थी, बिटवीन यानी के मध्य में, हर हस्बैंड अपना पति नंबर 1 एंड सन नंबर 2, वह अपने पति और अपने बेटे के बीच खड़ी थी। गजो पानी ला यार। ये बोर्ड बंद हो गया था यार अभी अभी, तो इसको कट कर देना आप, है ना। लो 1 मिनट, इसको चालू कर दो, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। वीडियो चल रही है इसमें, ठीक है। इसको मतलब बंद मत करना, मोबाइल को काट लेना वैसे। 2 मिनट लाइट गई जब तो कटी नहीं है, हैं बीच में लाइट गई जब ना कटी, जब नहीं कटी अब कट, अब बंद। दिक्कत है, अब बैटरी डलवानी पड़ेगी।